प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अगला अध्याय कंपनी अंकेक्षक, कंपनी ऑडिटर, जिसके मैंने पीडीएफ आपको पूर्व में भेजे हैं और चैप्टर से संबंधित भी भेजे हैं। अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्नों के भी भेजे हैं। मैं पुनः आज एक वीडियो के रूप में आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न जो इस अध्याय के संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे जाते हैं के बारे में आपको बतला रहा हूँ। ध्यान से पढ़ें, अध्ययन करें, जिससे कि निकट भविष्य में परीक्षाएं जब आए तो आप प्रिपेयर रहें, तैयार रहें अंकेक्षण में। प्रश्न है विद्यार्थियों, कंपनी को विशेष नोटिस से क्या आशय है? तो हमने सबसे पहला इस चैप्टर के अंतर्गत जब हमने कंपनी अंकेक्षक पढ़ा था तो हमने देखा था कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंकेक्षक के नियुक्तिकर्ता कौन कौन हैं, संचालक मंडल, अंशधारी, केंद्रीय सरकार, इन सभी कंपनी अंकेक्षक के वैधानिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक के बारे में पढ़ा था। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अनुसार एक अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, और न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर भी हमने देखा था कि एक अंकेक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं। इन सभी चीज़ों की रूपरेखा हमने पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ी थी और आज हम इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न विद्यार्थियों, कंपनी को विशेष नोटिस से क्या आशय है? यदि कोई अंशधारी वर्तमान अंकेक्षक के स्थान पर अन्य व्यक्ति की अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति चाहता है तो उसे साधारण सभा के प्रारंभ होने के 14 दिन पूर्व कंपनी को एक नोटिस देना पड़ता है, जिसे विशेष नोटिस कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि वर्तमान अंकेक्षक के स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में साधारण समय, एनुअल जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले कंपनी को एक नोटिस देना होता है, जिसे विशेष नोटिस कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कंपनी अंकेक्षक के 2 वैधानिक कर्तव्य बताइए। जो अंकेक्षक है उसके 2 विधान के अनुसार क्या कर्तव्य हैं? नंबर 1, कंपनी अंकेक्षक के वैधानिक कर्तव्यों में सबसे पहला है अंकेक्षक द्वारा जांच पड़ताल करना। अंकेक्षक का काम है पुस्तकों की जांच पड़ताल करना, यह उसका वैधानिक कर्तव्य है। दूसरा, सदस्यों को प्रतिवेदन देना। अंकेक्षक सदस्यों को प्रतिवेदन देने का अधिकार रखता है, यह उसके 2 वैधानिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्या एक फर्म को कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है या जा सकता है? इसके संबंध में हाँ, एक फर्म के नाम से कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि फर्म के भारत में प्रैक्टिस करने वाले सभी साझेदार इस नियुक्ति के योग्य हों। तो कहने का तात्पर्य है कि एक फर्म को अंकेक्षक के कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। शर्त क्या है कि फर्म के भारत में प्रैक्टिस करने वाले सभी साझेदार इस नियुक्ति के योग्य हों। जो कार्य कर रहे हैं उसमें, संस्था में, फर्म में, वे सभी नियुक्ति के योग्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि अंकेक्षक को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाए, क्या यह लेखा पुस्तकों पर ग्रहणाधिकार कर सकता है? तो कहने का तात्पर्य यदि अंकेक्षक को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाए तो वह क्या अब संस्था की या कंपनी की पुस्तकें वापस नहीं लौटाए? यदि अंकेक्षक को पारिश्रमिक का भुगतान न किया जाए तो वह लेखा पुस्तकों को अपने अधिकार में नहीं रख सकता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कल को कहे अंकेक्षक कि नहीं, मैं पुस्तकें नहीं लौटाऊंगा, तो ऐसा नहीं कर सकता। उसको वह अपने अधिकार में नहीं रख सकता। उसे पुस्तकें कंपनी को लौटानी पड़ेंगी। अपने पारिश्रमिक के लिए वह न्यायालय की शरण
ले सकता है। वह अपने पारिश्रमिक के भुगतान के लिए न्यायालय में जा सकता है और वाद प्रस्तुत कर सकता है कि मेरा पारिश्रमिक का भुगतान करवाया जाए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सामान्यतः इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसके आगे क्रॉस लगा रखा है और चूँकि समय समय पर नियमों में संशोधन होता है इसलिए इन दोनों को छोड़ दें आप। अगला प्रश्न आता है, कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है चाहे उसकी नियुक्ति किसी के द्वारा भी की गई हो। अर्थात जो अंकेक्षक है उसके पारिश्रमिक का भुगतान का दायित्व भी कंपनी का होता है चाहे उसकी नियुक्ति किसी के भी द्वारा की गई हो। तो ये सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं जो सामान्यतः 2 नंबर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे जाते हैं। उसके पश्चात विद्यार्थियों अब हम आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो इस चैप्टर से संबंधित हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 4 नंबर के 5 पूछे जाते हैं आपसे परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालयों की, जिसके संबंध में हम देखते हैं कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए कौन सी अयोग्यताएं हैं। अर्थात वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए कौन सी अयोग्यताएं हैं। नंबर 1, समामेलित संस्था। दूसरा, कंपनी का अधिकारी व कर्मचारी, उसको ये अयोग्यताएं हैं। अयोग्यता का मतलब कि उसे कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि एक समामेलित संस्था है तो उसे कंपनी का अंकेक्षक नहीं बनाया जा सकता। द्वितीय, यदि एक कंपनी का अधिकारी व कर्मचारी को अंकेक्षक वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, अधिकारी या कर्मचारी का साझेदारी या कर्मचारी को संस्था का वैधानिक अंकेक्षक नहीं बनाया जा सकता। कंपनी का 1000 रुपये से अधिक का ऋणी या जमानती व्यक्ति को वैधानिक अंकेक्षक नहीं बनाया जा सकता। 13 दिसंबर 2000 के बाद 1 वर्ष की अवधि में प्रतिभूति धारित करने पर छठा, सूत्रधारी या सहायक कंपनी अथवा सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी में अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य होने पर। तो ये सभी बिंदु हैं जो कि एक वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति की अयोग्यताएं हैं, जिसके हम बिंदु याद रखें और इन बिंदुओं को यदि प्रश्न पूछा जाए तो हम उसके अंदर इसके जो अयोग्यताएं हैं अर्थात इन व्यक्तियों को कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये इनकी अयोग्यताएं हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, केंद्र सरकार द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की जा सकती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की जा सकती है? उत्तर स्वरूप हम लिखेंगे गैर सरकारी कंपनी में। यदि साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति न की जाए तो ऐसी स्थिति में गैर सरकारी अर्थात नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की स्थिति में यदि साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकती है। अगला है सरकारी कंपनियों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर, अर्थात गवर्नमेंट कंपनीज में केंद्र सरकार किस प्रकार से अंकेक्षक की नियुक्ति करती है? तो कहने का मतलब भारत के नियंत्रक एवं कंट्रोलर इन जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर। और तीसरा है यदि किसी कंपनी के विशेष अंकेक्षण की आवश्यकता हो तो विशेष अंकेक्षक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ही की जाएगी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले चैप्टर में भी हमने देखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट किस प्रकार से बनते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं, अर्थात जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं।
इंस्टीट्यूट का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो इसके लिए निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर ले तथा निर्धारित परीक्षाएं पास कर ले। अर्थात कहने का तात्पर्य जो सीए की परीक्षाएं पास कर लेते हैं वही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सदस्य बनते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, केंद्र सरकार द्वारा विशेष अंकेक्षक की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो यदि कंपनी का कार्य स्वस्थ व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि केंद्र सरकार किन परिस्थितियों में विशेष अंकेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। तो उसमें सबसे पहला बिंदु है, यदि उत्तर स्वरूप हम लिखेंगे यदि कंपनी का कार्य स्वस्थ अर्थात जो स्वस्थ व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में विशेष अंकेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। द्वितीय, यदि कंपनी का प्रबंध इस प्रकार चलाया जा रहा है कि उस व्यापार के उद्योग को खतरा हो गया है। यदि कंपनी का प्रबंध इस प्रकार से चलाया जा रहा है कि उस व्यापार से उद्योग जगत को खतरा हो गया है तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी विशेष अंकेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। और तृतीय है, कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता को खतरा होने पर यदि कोई कंपनी अपने ऋणों एवं दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी विशेष अंकेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि दे रखे हैं इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के काउंसिल सदस्य के किन कारणों से सदस्यता से वंचित कर सकती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की काउंसिल से निम्न कारणों से अंकेक्षक को हटाने का अधिकार है। कौन कौन से प्रमुख कारण हैं? नंबर 1, मृत्यु के कारण। यदि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे सदस्यता से हटाया जाता है। यदि उसने इंस्टीट्यूट की सदस्यता त्यागने के लिए आवेदन किया है, यदि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट की सदस्यता त्यागने का आवेदन किया है तो उसे हटाया जाता है। तृतीय, यदि उसने इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया है, यदि जो इंस्टीट्यूट का निर्धारित शुल्क है उसका भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता भंग की से मुक्त किया जा सकता है। और अंतिम है, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंतर्गत कोई अयोग्यता ग्रहण कर ली है। यदि उसके द्वारा कोई अयोग्यता ग्रहण कर ली जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंतर्गत तो ऐसी स्थिति में भी उसे सदस्यता से हटाया जा सकता है। तो ये कुछ अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न थे विद्यार्थियों। जो चैप्टर है हमारा कंपनी अंकेक्षक, मैंने कई वीडियो इन पे दे दिए हैं पीडीएफ फॉर्म में। समय समय पर विद्यार्थियों आपको मैंने ग्रुप के माध्यम से दिया है। और फिर भी यदि कोई आपको समस्या है, इनको समय समय पर ध्यानपूर्वक सुने, अध्ययन करें और लगातार सतत अध्ययन के माध्यम से इनकी तैयारी करते रहें, जिससे आप परीक्षा में लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।